हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो हम कर रहे थे फोरम आइस का टेस्ट। तो ये टेस्ट नंबर जो है वो है 27 और ये है मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसमें सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड किया जाता है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आप 1 से लेकर 50 तक नंबरिंग कर लीजिए या ओएमआर ले लीजिए, उसमें भरिए अपना और देखिए कितने क्वेश्चन गलत और कितने सही कर रहे हो, क्योंकि टाइम है अपने आप को देख चेक करने का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अभिकथन है, लाडली नृतकों ने 1942 के असहयोग आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह बताया। कुछ क्षेत्रों में किसानों का बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ। इसमें ए आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है, आर असत्य है। ए गलत है, आर सही है। बताइए क्या सही है। कुछ क्षेत्र में किसानों का बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ, जी हाँ बिल्कुल। और लाल लिथगो ने 1942 के असहयोग आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह बताया था, इसलिए तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो सही है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। दोनों ने संसदीय सरकार को भारत के लिए सर्वोत्तम शासन प्रणाली माना और दोनों का मानना था कि भारत की समृद्धि के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण आवश्यक है। दोनों ही जाति, वर्ण और भेद के पूर्ण उन्मूलन में विश्वास करते थे। दोनों ने भारत में शिक्षा के माध्यम से के रूप में अंग्रेजी की भाषा की वकालत की। आपको लग रहा है क्या इसमें से कोई सही है? दोनों ही गलत है, क्योंकि बोस का मानना था कि कम से कम शुरुआत में राष्ट्र के पुनर्निर्माण, गरीबी और सामाजिक असमानता के उन्मूलन की प्रक्रिया के लिए एक लोकतांत्रिक प्रणाली पर्याप्त नहीं है। और ये तो गलत है भाई, इन लोग का ऐसा मानना था ही नहीं। और इन्होंने तो राज्य विहीन समाज की वकालत की थी ना। और दूसरा है, गांधी जी जो है समृद्धि के लिए बड़े पैमाने औद्योगिकरण के पक्षकार तो नहीं थे गांधी जी, तो आपको भी पता होगा। ना ही सुभाष चंद्र बोस ही थे। नहीं, सुभाष चंद्र बोस पक्षकार में थे लेकिन गांधी जी इसके पक्षकार में नहीं थे। किसके? औद्योगिकी के। दोनों ही जाति और वेद के उन्मूलन में विश्वास करते थे। तो गांधी जी तो भाई अस्पृश्यता थे, जाति भेदभाव को दूर करना चाहते थे, लेकिन सुभाष बोस ने सामाजिक असमानता और जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। तो ये नहीं है। और दोनों ने भारत में शिक्षा के माध्यम से रूस में अंग्रेजी की वकालत की थी। तो गांधी जी अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के खिलाफ थे और वह शिक्षा को स्थानीय भाषा के रूप में मानना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस उच्च शिक्षा का समर्थन किया, खासकर तकनीकी वैज्ञानिक क्षेत्रों में। तो ठीक है, तो ये गलत है भाई, कोई भी सही नहीं है इसमें से। निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें रियासतों और देश भारत में राजनीतिक संघर्ष के एकीकरण को सुगम बनाया? गया अधिवेशन 1922, बेलगाम 1924, त्रिपुरी 1939, फैजपुर 1937। तो ये था त्रिपुरी अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीयवादियों की प्रतिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू करने की वकालत की। जवाहरलाल नेहरू ने इसे विश्वास के साथ ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का बिना शर्त समर्थन किया और ब्रिटेन बाद में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देकर इसका ऋण चुकाएगा। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई और देश को आजाद कराकर इस अवसर का उपयोग करना चाहते थे। कौन सा कथन सही है? फोर्थ का। तो इसमें जो है वो सही है। कौन सा पहले देखते हैं, पहला चेक करते हैं। कहाँ गया? इधर। ये महात्मा गांधी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की वकालत की। तो इसमें तो गलत है ना, क्योंकि महात्मा गांधी इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करने के पक्ष में थे, क्योंकि उन्हें फांसीवादी विचारधारा बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने मित्र राष्ट्रों को बिना शर्त समर्थन देने की वकालत की। उन्होंने पश्चिमी यूरोप के लोकतांत्रिक देशों और अधिनायकवादी नाजियों और फांसीवादियों के बीच स्पष्ट अंतर किया। उन्होंने युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को शर्मिंदा करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की वकालत नहीं की थी। और दूसरा था, जवाहरलाल नेहरू ने इस विश्वास को जो है के साथ ब्रिटिश प्रयासों का बिना शर्त समर्थन किया कि ब्रिटेन भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता और इसका ऋण चुकाएगा। तो ये गलत है, ऐसा मानना था नहीं उनका।
और नेक्स्ट है तीसरा, सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई और देश को आजाद कराकर इस अवसर का उपयोग करना चाहते थे। जी हाँ, ये सही है। तो केवल 20 तीसरा सही है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे श्री राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो वो थे जेबी कृपलानी। भारत में अपने शासन के दौरान ब्रिटिश नीतियों के संदर्भ में 1941 में राष्ट्रीय रक्षा परिषद नामक एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की गई, जो निम्नलिखित पर आधारित थी: भूमि अधिग्रहण आयोग की रिपोर्ट पर, हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट पर, अगस्त ऑफर की सिफारिशों पर, क्रिस मिशन की सिफारिश पर। तो वो ये किस पे था? ये था अगस्त ऑफर की सिफारिश पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने के पीछे के तात्कालिक कारण को सही ढंग से समझाया? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। वेबल योजना ने भारत को अनेक स्वशासी इकाइयों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने वैश्विक शासकों द्वारा वैध घोषित कर दिया गया। क्रिस मिशन की विफलता, क्योंकि इसमें भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने के बजाय एक प्रभुत्वशाली राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया। तो ये है डी, कृषि मिशन की विफलता, क्योंकि इसमें भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने के बजाय एक प्रभुत्वशाली राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत में विभिन्न भागों में समानांतर सरकारें स्थापित की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें और नेता: सतारा है गोपाल बंधु चौधरी का, तामलुक है वाई बी चौहान का, और बलिया है चिट्टू पांडे का। कितने एक में सही सुमेलित है? इसमें जो है पहला तो सही सुमेलित नहीं है। सतारा देखिए, महाराष्ट्र के सतारा जिले में नाना पाटिल और वाई बी चौहान जैसे प्रमुख लोगों के नेतृत्व में प्रति सरकार की स्थापना की गई थी, तो ये गलत है। और तामलुक जो है ये भी गलत है। पश्चिम बंगाल में तामलुक, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जाति और सरकार ने काम किया था, और ताम्रलिप्ता जाति सरकार के मुख्य नेता सतीश चंद्र सामंत, सुशील कुमार धारा और अजय मुखर्जी और महंतगिनी हजार थे, तो ये गलत है। और बलिया जो था, बलिया जो सही है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश चित्तू पांडे ने किया था, केवल एक ही सही है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरोड़ा आसफ अली और उषा मेहता निम्नलिखित में से किस गतिविधि में शामिल होने के लिए जानी जाती हैं? अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या, भूमिगत गतिविधियों में भागीदारी, विदेश में हथियार और गोला बारूद तस्करी, केवल महिलाओं के लिए गुप्त समाजों की स्थापना। देखिए, ये जो है भूमिगत गतिविधियों में भागीदारी की थी इन्होंने। और नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस दल ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? अखिल भारतीय हिंदू मुस्लिम हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने। तो ये लिया था कोई नहीं, सभी गलत है। पहला गलत है, ये तो लिया नहीं था। ठीक है, हिंदू महासभा जो है भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था, और ये मुस्लिम लीग ने भी, कम्युनिस्ट पार्टी ने। ठीक हो जाएगा। रेडक्लिफ समिति की नियुक्ति की गई थी भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान करना, स्वतंत्रता विधेयक को प्रभावी बनाने के लिए भारत और पाकिस्तान की भी सीमाओं का सीमांकन करना, पूर्वी बंगाल में हुए दंगों की जांच करना। तो ये था भारत और पाकिस्तान की भी सीमाओं का बंटवारा, रेड क्लिफ लाइन है ना वहाँ पे। 1945 की वेबल योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो वेबल योजना प्रस्तावित था, क्या था? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सभी सदस्य भारतीय होंगे। गवर्नर जनरल को मंत्रियों की सलाह पर अपनी वीटो का प्रयोग करने का अधिकार। भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त किया जाएगा। कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला देखते हैं, गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद में सभी भारतीय होंगे, ऐसा नहीं था। बेबल योजना ने प्रस्तावित किया गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे, और गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ को छोड़कर, तो ये गलत है। और ये दूसरा सही है, गवर्नर जनरल को मंत्री की सलाह पर वीटो का प्रयास करने का अधिकार था। तीसरा गलत है, क्योंकि बेबल योजना भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त करने का प्रस्ताव नहीं दिया। बेबल योजना ने सुझाव दिया कि अंतरिम सरकार भारत सरकार अधिनियम 1935 के ढांचे के भीतर काम करेगी। तो केवल दूसरा सही है, ऑप्शन डी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1943 में 21 दिनों का उपवास किया, मुख्यतः इसलिए सत्याग्रहियों द्वारा की गई हिंसा का विरोध करना और अहिंसा की अपील करना, बंगाल के अकाल में भारत सरकार द्वारा की गई घोर कुप्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना, राजकीय हिंसा का विरोध करना तथा राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग करना, मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान राज्य की मांग का विरोध करना।
तो ये है सी, राज्य की हिंसा का विरोध करना तथा राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग करना। सुभाष चंद्र बोस और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के संदर्भ में कथन विचार करें। उन्होंने 1940 में रामगढ़ के समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया। उन्होंने हिटलर की मदद से जर्मनी मुक्त सेना की गठन किया। आजाद हिंद रेडियो सेवा उनके द्वारा शुरू की गई थी। कौन सा कथन सही है? 1 2 2 3 1 या 1 2 3? तो सभी किया था, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि वे स्वतंत्रता प्रदान करने को स्थगित करना, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, नेहरू और जिन्ना को मिलकर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, कुछ समय के लिए सेना को कार्यभार संभालने के लिए आमंत्रित करें। 15 का तो सेना को तो देंगे नहीं, तो ये भी था, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की बात की गई थी। और नेक्स्ट है 16। 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। इसका मुख्य कारण क्या था? भारतीयों से परामर्श किए बिना द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी घोषणा, प्रांतीय स्तर पर देश शासन प्रणाली लागू करना, कांग्रेस शासित प्रांतों में व्यापक सांप्रदायिक हिंसा की घटना, भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में गोलमेज सम्मेलन की विफलता। पहला है भारतीयों से परामर्श किए बिना द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी घोषणा। राजगोपालाचारी फार्मूले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी ने इसे दृढ़ता से खारिज कर दिया। इसमें पूर्वोत्तर भारत के सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए जनमत संग्रह का प्रस्ताव था, ताकि यह तय किया जा सके कि एक अलग संप्रभु राज्य नहीं बनाया जाए। कथन 1 2 दोनों सही, कथन 2 कथन 1 व्याख्या करता है, कथन 1 2 दोनों सही, कथन 2 कथन 1 व्याख्या नहीं करता, कथन 1 सही है, 2 गलत है, 1 गलत है, दूसरा सही है। तो इसमें देखिए पहला गलत है, महात्मा गांधी ने इसे दृढ़ता से खारिज किया था, ऐसा नहीं था। जैसे राजगोपालाचारी फार्मूले को महात्मा गांधी ने खारिज नहीं किया था, वास्तव में गांधी ही थे जिन्होंने इस फार्मूले का समर्थन किया था। दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। प्रांतों में अपने शासन के दौरान 1937 से 39 में कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कुछ संगठनों से प्रतिबंध हटा दिया जिन्हें पहले अवैध घोषित किया गया था, जैसे हिंदुस्तान सेवा दल और विभिन्न युवा लीग। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने दलित वर्गों की सामाजिक स्थिति सुधार लाने के लिए सुधारों का लागू किया, जिसमें मंदिर में प्रवेश की अनुमति देना भी शामिल था, जो सबसे पहले प्रतिबंधित था। 1 2 सही है, 1 3 सही है, 3 सही है, 1 2 3 सही है। तो पहला सही, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अधिकार क्षेत्र में आने वाली जमींदारी प्रथा को पूरी तरह खारिज समाप्त कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं किया था, तो 1 and 3 इज राइट, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषक प्रजा पार्टी के संदर्भ में कथन विचार करें। पार्टी की स्थापना जेबी कृपलानी ने 1936 में की थी। यह पार्टी मध्य प्रांत में किराएदार और भूमिहीन किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। पार्टी 1937 में प्रांतीय चुनाव में अपने संबंधित प्रांत में बहुमत हासिल प्राप्त करने में सफल रही। तो इसमें क्या पूछ रहा है? विचार करें। तो पहला गलत है, पार्टी की स्थापना जेबी कृपलानी ने 1936 में की थी। तो अबुल कासिम फजलुल हक ने 1936 में ढाका में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। ये गलत है। और ये दूसरा जो है ये भी गलत है। इसमें पार्टी मध्य प्रांत क्राइम भूमिजान दोनों हो। इसमें जेबी कृपलानी ने 1991 कृषक मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। किसी की थी ये, इसकी जेबी कृपलानी की थी ये, ठीक है, स्थापना की थी। और ये क्या है? दूसरा गलत है। और ये तीसरा जो है ये भी गलत है। 1937 में जो है बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कृषक प्रजा पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र सभी के लिए दाल भात था, मतलब दाल चावल था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बाद के पीपी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, ठीक है। और इसमें मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं थी, मुस्लिम लीग थी। और कुछ अन्य छोटे समूहों और स्वतंत्र सदस्यों के समर्थन भागीदारी के साथ एक गठबंधन मंत्रालय बनाया। तो कोई सही नहीं है। 20वां है, निम्नलिखित में से कौन लाल किला परीक्षणों के दौरान आईएनए अधिकारियों की रक्षा के लिए गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना के रक्षा समिति का हिस्सा थे? जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू। तो ये था तीनों, ऑप्शन डी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में कथन विचार करें। इसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और करों की चोरी की वकालत की। यह सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करना चाहता था। इसने अल्पसंख्यकों और उत्पीड़ित वर्गों के लिए एक पृथक निर्वाचन
किया की वकालत की। तो इसमें कोई सही नहीं है। पहला गलत है क्योंकि इसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और करों में चोरी की वकालत नहीं की गई थी। और 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद पाया गया कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, करों की चोरी पर चुप थे वो लोग। और दूसरा भी गलत है, ये सर्वहारी वर्ग की तानाशाही स्थापित करना चाहता था, ये भी नहीं था। और ये भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। 22 है, 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के संदर्भ में कथन विचार करें। ये विद्रोह खराब कार्य परिस्थितियों, नस्ली भेदभाव और भारतीय नाविकों के लिए अपर्याप्त भोजन जैसे मुद्दों के कारण शुरू हुआ था। सलील श्याम, बीसी दत्त, मदन सिंह, ऋषि देवपुरी और एम.एस. खान विद्रोह के नेता थे। विद्रोह केवल बंबई तक ही सीमित था। तो पहला दूसरा तो सही है, लेकिन केवल मुंबई तक सीमित नहीं था विद्रोह। विद्रोह की शुरुआत बॉम्बे से तो हुई थी, लेकिन यह ब्रिटिश भारत के कई हिस्सों में तेजी से फैला था, जिसका रांची, कलकत्ता, मद्रास, विशाखापत्तनम, कोचीन था। 1-2 इज राइट। भारत में स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कैबिनेट मिशन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए एक संघीय सरकार की सिफारिश की, जिसमें भारत संघ, प्रांतीय समूह और व्यक्तिगत प्रांत शामिल थे। मुस्लिम लीग ने शुरू में कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में इसे अस्वीकार कर दिया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस शुरू किया और कैबिनेट मिशन योजना का एक प्रमुख परिणाम 1946 में भारत की अंतरिम सरकार का गठन था। कौन सा सही है? तो इस सभी बातें सही है, आंसर डी ही होगा इसका। भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में बाल्कन प्लान से तात्पर्य था स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले अलग-अलग प्रांतों को सत्ता हस्तांतरित करने का ब्रिटिश प्रस्ताव। मुस्लिम लीग द्वारा भारत भर में मुसलमानों के लिए अलग प्रांत स्थापित करने की योजना। कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी प्रांतों के लिए समान शक्तियों के साथ एक संघीय ढांचा स्थापित करने की योजना। लंबी बातचीत के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता में देरी करने की ब्रिटिशों की नीति क्या था? तो ये था स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले अलग-अलग प्रांतों को सत्ता हस्तांतरित करने का ब्रिटिश प्रस्ताव, बाल्कन प्लान। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की आलोचना की। जवाहरलाल नेहरू संघर्ष, युद्ध विराम संघर्ष के बजाय संघर्ष विजय की रणनीति में विश्वास करते थे। 1-2 सही है, 2 1 की व्याख्या करता है। 1-2 सही है, 2 1 की व्याख्या नहीं करता है। 1 सही है, 2 गलत है, दूसरा सही है। देखिए दोनों ही बातें सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के बारे में कौन सा कथन सही है? ग्रामीण परिवेश में आयोजित होने वाला पहला INC अधिवेशन था। ये महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। कौन सा कथन सही है? पहला तो सही है, ग्रामीण परिवेश में आयोजित होने वाला पहला INC अधिवेशन था, लेकिन यह महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन नहीं था, ये फैजपुर नहीं बेलगाम वाला था महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट है 1938 में स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन दौरान की गई थी। भारत के विकास के लिए इस योजना का मसौदा तैयार करने हेतु जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो देखते हैं एक सही है, दो दोनों या ना तो एक ना तो दो। इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान किया गया था, तो ये गलत है। इस राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा हरिपुर अधिवेशन के दौरान किया गया था। सुभाष चंद्र बोस इसके त्रिपुरी में अध्यक्ष थे। तो ये थोड़ी ना होगा, ये किया गया था कब? हरिपुर अधिवेशन में। और भारत सरकार के लिए योजना मसौदा तैयार करने जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये सही है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1940 के अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने का प्राथमिक कारण था? इसके निर्माण के दौरान कांग्रेस से परामर्श नहीं लिया गया और इसने धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा। इसने भारत के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की, कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। इसने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय प्रभुत्व का दर्जा देने की पेशकश की। तो इसने ये डी है, इसने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय प्रभुत्व की दर्जा देने की पेशकश की। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस्तीफा, भारतीय राष्ट्रीय सेना के प्रथम डिवीजन का गठन।
कौन सा कालानुक्रम में लगाना है, तो पहले डेट्स पता होना चाहिए इसके लिए। ठीक है। तो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? 1939 में। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था? गांधी जी ने तो 1934 में ना, 34 में। और ये भारत में राष्ट्रीय सेना के प्रथम डिवीजन का गठन कब किया गया था? ये 42 में ना, 1942 में किया गया था। तो मतलब हो जाएगा 2-1-3, 2-1-3 बी। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता विभाजन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री अटली ने घोषणा की कि चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित नहीं करेगी। लॉर्ड वेवन ने 31 मार्च 1948 तक भारत में ब्रिटिशों की पूरी तरह वापसी की वकालत की। यह लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जिन्होंने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को गति दी। नेहरू के विरोध के कारण बालकनी योजना को छोड़ दिया गया। ये गलत है पहला, क्योंकि फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री अटली ने घोषणा की कि 1948 तक ब्रिटिश भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, 1945 का शिमला सम्मेलन मुख्यतः किसके लिए आयोजित किया गया था? ब्रिटिश भारत के भीतर रियासतों से संबंधित मुद्दों को हल करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के राजनीतिक ढांचे को संवैधानिक भविष्य पर चर्चा करें, भारत को 2 अलग-अलग राष्ट्रों में विभाजित करें और योजना को अंतिम रूप देना, संयुक्त राष्ट्र में भारत की सदस्यता की शर्तों पर चर्चा करना। ये हो जाएगा बी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के राजनीतिक ढांचे और संवैधानिक भविष्य पर चर्चा करें। भारत और पाकिस्तान सरकारों द्वारा हस्तांतरित 1950 का नेहरू लियाकत समझौता किस संबंधित था? भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे संबंधी विवादों का द्विपक्षीय तरीके से समाधान, भारत पाकिस्तान के क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, बंगाली को भारत और पाकिस्तान दोनों की अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता, भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बाधाओं को समाप्त करना। ये बी है, भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण। क्रिप्स मिशन 1942 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसने प्रस्ताव दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। इसने भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करने हेतु एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। इसने सुझाव दिया गया कि कोई भी भारतीय प्रांत भारतीय संघ के बाहर रह सकता है और उसका अलग संविधान हो सकता है। तो पहले इसने प्रस्ताव दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, ये नहीं दिया गया था। किस ठीक है, इसमें जो है डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात की गई थी। तो ये दूसरा तीसरा सही बाकी, तो ये आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपनी रचनाओं में विभाजन के बारे में नहीं लिखा? सादत हसन मंटो ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, भीष्म साहनी, नरेंद्र मित्रा ने। ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट है 36, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। जब तक नया संविधान नहीं अपनाया जाता, भारत में सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चलाई जाएगी। भारत को इस शर्त पर स्वतंत्र गणतंत्र बनाया जाएगा कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। किसी भी रियासत को या तो भारत में शामिल होना होगा या फिर पाकिस्तान में। तो कौन सा सही है? तो कोई सही नहीं है भाई, ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। तो इसमें था जब तक प्रत्येक डोमिनियन द्वारा नया संविधान नहीं बनाया जाता तब तक दोनों डोमिनियन सरकारें भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलेंगी। तो ये गलत है। दूसरा गलत है, भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र प्रभुत्वों के निर्माण का प्रावधान किया गया था इसमें, और ये ही गलत है। भारतीय रियासतों को या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता रहने के लिए स्वतंत्रता दी गई थी। ठीक है, स्वतंत्रता दी गई थी, जबरदस्ती नहीं शामिल किया गया था। तो नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भारत के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अपना पहला अधिवेशन आयोजित किया। राष्ट्रीय जन स्वयं सेवक संघ की स्थापना। कौन सा सही है? तो पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना 1909 में हुई थी। कौन? यूएन मुखर्जी और लालचंद ने की थी। इसमें सभी रंगों के भारतीयों को एक राष्ट्र में मतलब जुट करना था। उन्हें कब किया गया था? 1909 में। और ये था मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित करना। ये 19 पाकिस्तान प्रस्ताव ये 1940 में किया गया था ना, ये 40 में किया गया था।
और अखिल भारतीय हिंदू महासभा में पहला अधिवेशन आयोजित कब किया गया था? 1915 में किया गया था ये। और ये राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? ये 25 में की गई थी। तो हो जाएगा, ये 9 में हुआ था, मतलब पहला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, फिर चौथा, फिर दूसरा, ऑप्शन बी। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय आंदोलन है, वायसराय के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया आंदोलन था। असहयोग आंदोलन, लॉर्ड रेटिंग, सही है? तो ये गलत है। असहयोग आंदोलन जेम्स फोर्ड था ना, 1916 से 21 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये लॉर्ड इरविन के टाइम में हुआ था, विलिंगटन के नहीं। और भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1936 से 44 तक चला था, लाल नीतिकों के टाइम में, ठीक है। ये इनका टाइम पीरियड था 36-44, तो 44 में हुआ था। तो ये हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 42 में हुआ था, तो इनका 36 से 44 तक टाइम पीरियड था, जो भी हुआ था इनके टाइम में। तो ओनली वन इज राइट। तीसरा सही है ना? तीसरा, ये ऑप्शन सी। 1947 में माउंटबेटन योजना के निम्नलिखित किसके लिए प्रावधान किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लेने के लिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिलहट में जनमत संग्रह कराया जाना था। मुस्लिम लीग की अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की खारिज करना था। कौन सा कथन सही है? तो पहला गलत है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये कब किया गया था? 1946 में, जो है लॉर्ड वेवेल द्वारा आमंत्रित किया गया था ना, माउंटबेटन द्वारा थोड़ी ना। दूसरा सही है। और तीसरा गलत है, क्योंकि माउंटबेटन योजना ने ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव किया था। तो ये केवल दूसरा सही है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत की अंतरिम सरकार ने 2 सितंबर 1946 शपथ ली थी कि इस अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत की स्वतंत्रता तक अंतरिम सरकार भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत काम करती थी। अंतरिम सरकार की निर्णय वायसराय पर बाध्यकारी थे। मुस्लिम लीग कभी भी अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई थी। कौन सा कथन इसमें सही है? पहला सही है, ये जो है 1919 के तक के अधिनियम के अनुसार काम करते थे। 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत संघीय योजना की कल्पना की गई थी, लेकिन भारत की रियासतों के विरोध के कारण इस घटक को कभी लागू नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप अंतरिम सरकार 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार काम करती थी। दूसरा गलत है, अंतरिम सरकार के फैसले वायसराय पर बाध्यकारी नहीं थे। तीसरा गलत है, मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी। और ये केवल एक सही है। ये है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग्स फॉर फ्रीडम से जुड़ा हुआ है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सरोजिनी नायडू। तो ये जुड़े थे गांधी जी थे, यरोदा जेल में थे ना, वहीं से। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें। स्टैफोर्ड क्रिप्स, विलियम हैरे, पैथिक लॉरेंस, एलबी अलेक्जेंडर। उपरोक्त में से कितने 1946 कैबिनेट मिशन में योजना में जुड़े थे? 3 लोग थे, ये तो पता ही होगा। तो कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर। ये विलियम हैरे नहीं थे। तो 1, 3, 4, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये है, निम्नलिखित संगठन पर विचार कीजिए। इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो, भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। उपरोक्त में से कितने संगठन बिलास बिहारी द्वारा स्थापित किए गए थे? तो ये किए गए थे, पहला ये इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो, दूसरा इंडियन नेशनल आर्मी नहीं किया गया था, ये तो मोहन सिंह ने की थी। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये सही है। तो 1, 2 मतलब 2 सही है। निम्नलिखित नेताओं पर विचार करें। एम ए अय्यर, लक्ष्मी स्वामीनाथन, मोहताजी दुर्गाराम, एच सी चटर्जी। नेताओं में से कितने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे अय्यर जी, और ये लक्ष्मी नारायण भी जुड़े थे, लेकिन मोहताजी ये नहीं जुड़े थे, मोहताज दुर्गाराम और एस सी चटर्जी जुड़े थे। तो 3 लोग जुड़े थे। भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित कथन विचार करें। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता औपचारिक रूप से सत्ता हस्तांतरण की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की गई। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को राजधानी में आयोजित समारोह में उपस्थित नहीं थे। 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही, ना तो 1 ना तो 2। देखिए, दोनों ही कथन सही है। से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों थे। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य
मेरठ षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार नेता, भारतीय राष्ट्रीय सेना के प्रमुख नेता। तो ये डी है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के प्रमुख नेता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कुरनूल परिपत्र संबंधित है। 1939 में प्रांतीय सरकार से कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1940 के अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ। कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जारी दिशा निर्देश। तो यही था कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जारी दिशा निर्देश। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। और इस संदर्भ में प्रांतीय स्वायत्तता वाक्यांश का अर्थ क्या है? प्रांतों को अपने वित्त का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र शक्तियां संसाधन दिए गए। प्रांतों में अपनी कानूनी अधिकार सीधे ब्रिटिश क्राउन से प्राप्त करना शुरू किया गया। प्रांतों को ब्रिटिश भारतीय सरकार से स्वतंत्र होकर विदेश संबंध संचालित करने का अधिकार दिया गया। 48 का तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 1935 का अधिनियम के तहत 3 सूची प्रणाली में विदेशी संबंध प्रांतीय नियंत्रण में नहीं थे। तो 1 and 2 इज राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचार करें। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, आचार्य विखे कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद। उपरोक्त में से किस मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकार वार्ताकार कौन थे? आधिकारिक 1 to 4, 2 power 5, 2 3 5 या 2 4। तो ये 4 और 5 सही है, बाकी लोग नहीं थे। 20वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश सरकार के वुड हेड आयोग की नियुक्ति की। भारत में विशेषकर बंगाल में खाद्यान्न की कमी और उसके परिणामस्वरूप फैली महामारियों के कारण की जांच करना तथा केंद्र सरकार को रिपोर्ट देना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत बंगाल प्रांत में जमींदारी प्रथा के जारी रहने की प्रासंगिकता की जांच करना। भारत के लिए स्कूल और कॉलेज शिक्षा दोनों शामिल करते हुए शिक्षा की एक व्यापक योजना तैयार करना। भारत में वाणिज्यिक फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए भारत की एक व्यापक सिंचाई योजना तैयार करना। तो ये पहला था। भारत में विशेषकर बंगाल में खाद्यान्न की कमी और उसके परिणामस्वरूप फैली महामारियों के कारणों की जांच करना, केंद्र सरकार को रिपोर्ट देना। तो ये रहे पहला सही। तो 50 क्वेश्चन में से कितने सही हुए बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को देखने के लिए प्लीज शेयर जरूर करना। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत।